नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज जो हमारी टीम है वो कुराना हॉस्पिटल रानिया है और बातचीत करेंगे जो डिलीवरी को लेकर दिक्कतें आती हैं, गर्भवती होने के बाद महिलाएं कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीषा खुराना जी हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला है जो चर्चा शुरू करेंगे। तो मैम नमस्कार। नमस्कार जी। तो मैम सबसे पहले बात करेंगे जो अल्ट्रासाउंड को लेकर बातचीत की जाए तो लोगों के बीच में संशय ये होता है कि कितने अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए, कौन कौन से मंथ में करवाने चाहिए, क्या सिस्टम क्या रहता है अल्ट्रासाउंड? देखिए जी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं जी जी। तो जैसे प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम बोलते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम बोलते हैं कि 3 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराएं। ऐसा पुराने ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन आजकल जो है 11 to 13 वीक्स में, 11 से 13 हफ्ते में जो कि है NT-NB स्कैन बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि कोई बच्चे में कोई भी अबनॉर्मलिटी है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कुछ भी ऐसा होगा तो उसमें क्लियर आउट हो जाता है। तो हम अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम लोग भी पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप बच्चे को कंटिन्यू ना करें। जी। तो CS को लेकर अगर बात करें तो आजकल सर्जरीन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, सिजेरियन होने के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो कि घरों में काम कम हो चुका है, लेडीज़ को बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन थेरेपी पे रखा जाता है। डाइट ऐसी हो चुकी है कि हम डाइट जितनी हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम लोग स्पाइसी ऑयली जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं। सेकेंडरी ये कि लेडीज़ काम करने के नाम पे 90% ऐसा होता है कि बेड रेस्ट एडवाइस कर दीजिए, मैम हमें ऐसे मत कहिए, इस काम के लिए मत बोलिए, लेबर पेन सहन नहीं कर पाते हैं, शॉर्ट हाइटेड होते हैं, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिसमें CS डिलीवरी एडवाइस की जाती है, पर पेशेंट खुद ही इस चीज़ को कन्विंस नहीं होता है, तो फिर ये चीज़ प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बांझपन को लेकर बातचीत की जाए तो ये भी समस्या बहुत ज़्यादा और गंभीर मानी जा सकती है। जी। तो कि इसके अंदर इसका जो क्या क्या मानते हो? देखिए, बांझपन इनफर्टिलिटी मीन्सली 2 टाइप की मानी जाती है, मेल है फीमेल है, पहले तो ये डायग्नोज करना ज़रूरी है। सेकेंडरी ये है कि अगर फीमेल इनफर्टिलिटी है तो रीज़न क्या है इनफर्टिलिटी का। अब इनफर्टिलिटी के रीजंस काफ़ी सारे होते हैं, प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं। प्राइमरी में क्या होगा कि अगर बच्चा हुआ ही नहीं है, एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो उसका रीज़न कन्फर्म करें। ट्यूब की ब्लॉकेज है, एग नहीं बन रहा है, PCOD है, कोई रसोली है, गांठ है, क्या रीज़न है जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो पेशेंट का स्पर्म काउंट कराया जाता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस रीज़न से स्पर्म काउंट कम है या नॉर्मल लेवल से कम आ रहा है, तो उसका कंफर्मेशन ज़रूरी होता है। विदाउट कंफर्मेशन कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है, और विदाउट कंफर्मेशन लेनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी। तो PCOD को लेकर जिस तरह आपने बातचीत की, तो PCOD जो गांठें जो बच्चा देने के अंदर गांठें बन जाती है, तो उसका क्या मानते हो? PCOD देखिए आजकल यंग एज में भी है, ये नहीं है कि शादी के बाद ही ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अनमैरिड गर्ल्स में भी दिक्कत ज़्यादा है। 90% लेडीज़ में PCOD की प्रॉब्लम है, क्योंकि डाइटरी फैक्टर ऐसा हो चुका है कि लेजीनेस ज़्यादा है, आरामदायक चीज़ें चाहिए सबको, कि काम नहीं करना, और खाने में हर तरह की जंक फूड चल रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो गई है क्योंकि इसको ठीक करना कोई चाहता नहीं, ज़्यादा लंबा टाइम ट्रीटमेंट को लेना नहीं चाहता, और शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में इसका कोई बिना परहेज के इलाज नहीं हो सकता। PCOD में मेन क्या है कि छोटी छोटी गांठें बनती है, जिनको हम नॉर्मल मतलब लैंग्वेज में रसोली बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आगे जाके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कंसीविंग में दिक्कत आती है, पीरियड्स प्रॉब्लम आ सकती हैं, कल को ये बड़े होकर सिस्ट भी बन सकते हैं। मनीषा जी, एक छोटी सी बात और करेंगे। जिस तरह हमारे देखने में कॉमन सी प्रॉब्लम ये आती है कि औरत जो है गर्भवती हो गई, लेकिन गर्भवती होने के बाद 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मिसकैरेज हो रहा है, तो उसका क्या क्या बड़ा कारण मानते हैं? देखिए, 2 या 3 महीने बाद अगर बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी चांसेस बनते हैं, जिसको हम RH इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। हस्बैंड का वाइफ का पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन है ब्लड का, जो कि पता ही नहीं होता है 90% को। तो सेकेंडरी ये है कि अगर बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं तो कोई ना कोई कारण ढूंढना ज़रूरी होता है, लेकिन हम उस चीज़ को इतना सीरियसली लेते ही नहीं है। काम कर लिया तो ऐसा हो गया, या भारी चीज़ उठा ली तो अबॉर्शन हो गया, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। पुराने टाइम में भी लेडीज़ काम करती थी, तब इतने अबॉर्शन के चांसेस नहीं थे जितने अब हो रहे हैं बेटा। तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, डाइटरी फैक्टर सेकेंडरी काम कर रहा है, RH इनकम्पैटिबिलिटी काम करती है। फोर्थली काम करता है कि हम टॉर्च IgM टेस्ट कराते हैं, पेशेंट का BP तो नहीं बढ़ता है रेगुलर में, ये चेक कराना है। काफ़ी सारे डायबिटिक तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जो कि चेकअप होनी चाहिए रेगुलर। कुछ पेशेंट ऐसे जिसको जो इन चीज़ों को नेग्लिजिबल चलते हैं, जो टेस्ट ही नहीं कराते हैं। इवन अगर आपकी स्लिप पे मेंशन है तो उसको सीरियसली लेके चलें। डॉक्टर पेशेंट को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए टेस्ट एडवाइस नहीं करता, जिसमें पेशेंट का भी बेनिफिट है, पर पेशेंट इस चीज़ को सीरियसली लेने के बजाय ये सोचता है कि शायद डॉक्टर को कुछ बेनिफिट होगा, इसलिए इतने सारे टेस्ट लिख दिए, इतने महंगे टेस्ट लिख दिए। ऐसा नहीं होता है। देखो, रीज़न तो ढूंढना पड़ता है, विदाउट रीज़न तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे उसमें, ये सब चीज़ें। तो एक कॉमन प्रॉब्लम गर्भवती महिलाओं को लेकर और आ रही है। जिस तरह बात करें खून की कमी को लेकर, ब्लड की कमी है, वो आपको आम जो आप
देखते हो डेली प्रैक्टिस में भी खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब किसी में 4 ग्राम खून है, अनीमिक है, 6 ग्राम खून है। जी। लेकिन इसका जो कई बार क्या होता है, ब्लड हमने चढ़वा भी दिया डिलीवरी के टाइम, आप बोल दिया डॉक्टर साहब ने भी इसको ब्लड चढ़वाओ, लेकिन उसके बाद में जो सिस्टम देखने को कॉमन हमें मिलता है कि उसके सिर में चक्कर ऐसा बना रहता है, इस तरह का उससे किस तरह लड़ा जा सकता है? देखिए, अगर HB डाउन है तो स्टार्टिंग से ऐसा है कि स्टार्टिंग में ही हमें इस चीज़ का गौर करना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि एक बार प्रेगनेंसी में हमने ब्लड चेक करा लिया है, नॉर्मल है, उसके बाद वो नॉर्मल ही रहेगा। देखिए, जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करेगा ऑटोमेटिकली HB डाउन जाता है मदर का, तो मदर को ऊपर से सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, डाइट की ज़रूरत भी अच्छी होती है। अगर हम डाइट रेगुलर ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि HB डाउन जाए। और अगर HB डाउन जाता है तो इसके लिए और ऑप्शंस हैं कि आयरन सुक्रोज के इंजेक्शंस आते हैं। इन सब चीज़ों से भी हम HB बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ही कराना है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में 90% क्या होता है कि पेशेंट अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराता है, इन द केस कोई रिएक्शन हो जाती है, तो मदर और बेबी दोनों के लिए रिएक्टिव होता है, तो दोनों के लिए रिस्की हो जाता है। तो इसके ऑप्शंस ढूंढने चाहिए, ना कि सीधा डायरेक्टली हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की तरफ जाएं। तो अगली बात करेंगे गर्भवती महिलाओं को लेकर, खाने के अंदर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? खाने में देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है हमारे पास, फ्रूट्स हैं अच्छे अच्छे फ्रूट्स जितने हो सकते हैं, अनार है, कीवी है, जितने भी फ्रूट्स हैं सब में कोई ना कोई बेनिफिट्स हैं, सप्लीमेंट्स मिलते हैं हर चीज़ में। जबकि जंक फूड जो है वो हमारी भूख तो मिटा देगा, इवन हमें आगे खाने के लिए भी रोक देता है, भूख कम हो जाएगी, एसिडिटी बनती है, हाइपर एसिडिटी से भूख लगनी कम हो जाती है, तो हम लोग डाइट की तरफ जा ही नहीं पाते। जो नॉर्मल हमें खाना चाहिए उसके छोड़ के हम दूसरी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। जितना हम अच्छे से अच्छा डाइट लेते हैं उतना हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू बढ़िया रहती है, विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, विदाउट एनी मेडिसिन भी। तो जो भी गर्भवती महिलाएं आपको लाइव हमारे चैनल के माध्यम से देख रही हैं, उन्हें किस तरह का जो संदेश है वो आप देने चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी गर्भवती महिलाओं को कि देखिए, आप अपनी प्रेगनेंसी को लेकर थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। ठीक है, पुराना टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है, ये मैटर करती हैं चीज़ें, पर टाइम टू टाइम अगर आप चेकअप कराते हो, टाइम टू टाइम अगर आप डॉक्टर के गाइडेंस में रहते हो, तो 90% ऐसा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर 10% कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप पूछिए, आप जानेंगे उसके बारे में जितना उतना आपको ईजी रहेगा। और ये ज़रूरी नहीं कि थोड़ा सा पेन हुआ पेन किलर खा लिया, थोड़ा सा पेन हुआ तो ऐसा कर लिया, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। प्रेगनेंसी में चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, बिल्कुल साइड इफेक्ट्स होते हैं। हर तरह के पेन किलर सेफ नहीं है। पेन किलर्स डॉक्टर तब एडवाइस करते हैं जब बहुत इमरजेंसी होती है। ये नहीं कि घर में कोई भी कॉमन का पत्ता है, कोई भी पड़ा है जो हमने उठाया और खा लिया। इसके साइड इफेक्ट्स बाद में पता लगते हैं जब हम लोग डिलीवर होते हैं बेबी, या फिर बेबी में आजकल जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं सब इन चीज़ों की वजह से हैं, क्योंकि हम लोग अननोन हैं इन चीज़ों से। हमें ये पता है कि पेन किलर है, पर किस चीज़ की है ये नहीं पता है। जबकि लोग जाके पेशेंट डॉक्टर से पूछते भी नहीं है, इवन मेडिकल से स्ट्रिप लिया और यूज़ कर लिया। ये सब चीज़ें साइड इफेक्ट्स करती हैं जो बाद में भुगतनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें जितना हो सकता है। अच्छी डाइट लें, प्रॉपर काम भी करें। ऐसा नहीं है कि बेड रेस्ट से ही प्रेगनेंसी पूरी कंटिन्यू होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग नॉर्मल अपना हाउस होल्ड वर्क करते रहें, वो ज़्यादा बेटर है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अच्छे रहते हैं। हाँ, अगर सिजेरियन को लेकर चलते हैं तो 90% सिजेरियन हो भी इसी वजह से रहे हैं। पेशेंट पेन सहन नहीं करता, उसके माइंड में ऐसा माइंड सेटअप बना दिया जाता है, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, सहन नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो ऑटोमेटिकली डर जाता है। फर्स्ट प्राइमरी के लिए तो ये होता है कि उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट सवाल करेंगे, जिस तरह कई बार देखने में क्या आता है कि पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से है तो दूसरा बच्चा नॉर्मल होगा या सिजेरियन से होगा, इस तरह का कुछ? देखिए, सेकंड बेबी में सिजेरियन होने के चांसेस तब है अगर बच्चा, देखिए 90% तो बोलते हैं उल्टा है तो बच्चा सिजेरियन से हो गया, ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरीज भी हुई हैं उल्टे बच्चे में, लेकिन पेशेंट को पहले डरा दिया जाता है जी नॉर्मल होगा ही नहीं जी, बच्चा आपका टेढ़ा है जी, बच्चे का भारी है जी, बच्चा सेकंड बच्चे में बहुत रेयर चांस होते हैं कि सिजेरियन होता है। हाँ, कुछ ऐसा कि टाइम से पहले हो रहा है या पानी वाली थैली फट जाती है, बेबी डिलीवर नहीं कर रहा, लेबर पेन्स नहीं लग रही, तो चांसेस हो जाते हैं सीरियस कराना पड़ता है। मेरा हमारी टीम का यहाँ आने का मेन कारण यही था कि गांव सुल्तानपुरिया से हूँ मैं, और गांव सुल्तानपुरिया के 70% लोगों ने मेरे को ये बोला कि खुराना हॉस्पिटल के अंदर जो डिलीवरी है वो एक ऐसा इस तरह का हॉस्पिटल है जहाँ नॉर्मल डिलीवरियाँ बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। इसका क्या कारण कर, देखिए, तो क्या कहना था? देखिए ऐसा है, सिजेरियन तो सब कर ही रहे हैं, हाँ जी। पर नॉर्मल के लिए अगर आप 90% अपना 100% दे रहे हैं ना, तो वो चीज़ मैटर करती है। पेशेंट आपको लाइफ लॉन्ग याद रखता है उस चीज़ के लिए, और उसकी आगे की पीढ़ियों के लिए भी वो चीज़ वैल्यूएबल रहती है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद पेशेंट 5वें दिन 6ठे दिन उठ के अपना नॉर्मली घूम फिर सकता है, जबकि सिजेरियन के बाद बहुत सारे रिस्क भी रहते हैं। मैं ये नहीं कहती हर पेशेंट को रिस्क आते हैं, पर ऐसा रहता है कि देखो बैक पेन 90% रहती है, लोग पेशेंट मतलब लाइफ लॉन्ग इस बैक पेन को लेकर घूमते रहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में ये है कि पेशेंट अगर कन्विंसिंग है, पेशेंट चाहता है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहता हूँ, तो हम अपनी कोई कसर नहीं रखते हैं इस चीज़ के लिए। जी।
शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीषा खुराना जी, जिन्होंने अपने जो गर्भवती महिलाओं को जो बताने की कोशिश की कि किस किस तरह जो है अपना ध्यान रखकर बचा जा सकता है, जो खाने पीने में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई बहुत और जाननी है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, ताकि हम जब अगला इंटरव्यू का इनका टाइम दें तो हम वो बातें आप हमारे साथ कमेंट कीजिए, ताकि जो महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई है वो लोगों तक पहुँचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। कुछ डाउट्स हैं?